तो कैसे हैं सब लोग। आज एग्जाम स्पेसिफिक एमसीक्यूज में हम बात करने जा रहे हैं द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। इससे पहले पिछली क्लास के अंदर हमने बात की थी अबाउट द अराइवल एंड द एक्सपेंशन ऑफ डिफरेंट यूरोपियन पावर्स इन इंडिया, और कैसे ब्रिटिश ने जो है सबको सबड्यू करते हुए इंक्लूडिंग द रीजनल इंडियन किंगडम्स लाइक द मराठास, द मैसूर एम्पायर, सबको जो है सबड्यू किया और अपना रूल जो है वो इंडिया के ऊपर जो है उन्होंने स्थापित किया था। तो इंडिया को रूल करने के लिए कौन कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज हमें ब्रिटिश की देखने को मिली, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। तो सबसे पहले हमें सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी देखने को मिलती है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर। The British introduced a centralized administration with a hierarchy of officials, just like the मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पे हमें मीर बख्शी, बख्शी, सूबेदार एटसेट्रा ऐसे लोग देखने को मिलते थे। यहां पर भी हमें वायसरॉय, उनके नीचे गवर्नर्स एंड उनके नीचे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स देखने को मिलते थे। एक प्रॉपर हायरार्की सिस्टम था कि एक के नीचे एक हमें ऑफिशियल्स देखने को मिलते हैं, जस्ट लाइक द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद रेगुलेटिंग एंड पिट्स इंडिया एक्ट हमें 1773 एंड 1784 रिस्पेक्टिवली में देखने को मिलता है। These acts established British parliamentary control over the ईस्ट इंडिया कंपनी। इससे पहले जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट का इंटरवेंशन हमें देखने को नहीं मिलता था ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के अंदर, बट इन एक्ट्स के बाद जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल हमें थोड़ा बहुत उसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। और आगे जाकर 1858 के अंदर जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उस दौरान EIC यानी कि द ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको पूरी तरह से एबॉलिश करके ब्रिटिश क्राउन रूल जो है वो इंडिया के अंदर लग गया था। इसके बाद बात करते हैं परमानेंट सेटलमेंट, दैट वाज आल्सो नोन एज द जमींदारी सिस्टम इन 1793। Introduced by Lord Cornwallis, it created a new class of landlords that were known as zamindars, who collected revenue from peasants. लेबर मजदूर लोगों से जो है जमींदार एक फिक्स्ड अमाउंट में जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, और अपना जो है रेवेन्यू बढ़ाने के लिए पीजेंट से वो जबरदस्ती ज्यादा काम कराते थे। बेसिकली इट वाज अ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट्स अंडर द जमींदारी सिस्टम। इसी वजह से आगे जाकर जो है हमें पीजेंट रेबेलियंस भी देखने को मिले, जिसके बारे में जो है अगली क्लास के अंदर हम बात करेंगे। व्हाट वर द पीजेंट रेबेलियंस एंड द ट्राइबल रेबेलियंस अंडर द ब्रिटिश रूल। इसके बाद सब्सिडरी अलायंस हमें देखने को मिलती है 1798 के अंदर, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, दैट इट वाज अ सेमी इंडिपेंडेंट रूल की राजा तो आपका रहेगा बट जो है रूल होगा वो ब्रिटिश का होगा। इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेल्सली, Indian princely states were forced to accept British protection, surrender foreign affairs and allow British troops at their own expense। इसके बारे में जस्ट थोड़ी देर के अंदर हम थोड़ा डिटेल में जो है वो बात करेंगे। इसके बाद 1857 में जो हमारा रिवोल्ट हुआ था, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसका एक बहुत बड़ा रीजन था द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1848। Implemented by Lord Dalhousie, it allowed the British to annex directly any princely state without a direct heir। मतलब अगर जो है उनका बायोलॉजिकल बच्चा नहीं है आने वाली जनरेशन का, तो उसको जो है ब्रिटिश डायरेक्टली एनेक्स कर सकते थे अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके बारे में भी जस्ट थोड़ी देर के अंदर हम थोड़ी और चर्चा करेंगे। इसके बाद जो जुडिशियल सिस्टम हमें देखने को मिलता है ब्रिटिश का, established a structured judicial system with British led courts। ब्रिटिश ने ही जो है वो कोर्ट्स बनाए और खुद ही जो है जुडिशियल सिस्टम की जो है वो देखरेख कर रहे थे। इसके बाद पुलिस एंड मिलिट्री रिफॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं। ब्रिटिश established police forces to suppress rebellions and maintained a strong army with ब्रिटिश ऑफिसर्स। ये जो है अपनी हर एक कॉलोनी में ऐसा करते थे ब्रिटिश कि एक स्ट्रॉन्ग पुलिस एंड मिलिट्री रिफॉर्म जो है वो वहां पे लगा कर रखते थे, ताकि जो भी रिबेलियंस वगैरह आए उनको क्रश करने में जो है उन्हें आसानी हो। यही हमने देखा था 1857 के रिवोल्ट के दौरान भी कि ब्रिटिश ट्रूप्स ने जो है वो इंडियन रिवोल्ट को जो है किस तरह से सप्रेस किया था। आगे आने वाले क्लासेस के अंदर जो है उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जो है वो बात करेंगे अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857। फिलहाल यहां बढ़ते हैं आगे। द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी थी कि ब्रिटिश की है,
they promoted religious and caste based divisions to prevent national unity. आगे जाकर 1909 के गवर्नमेंट एक्ट्स में भी ऐसे हमने देखा कि मुस्लिम इलेक्टोरेट्स को जो है अलग से दर्जा दिया गया, जिससे जो है हिंदू मुस्लिम्स के बीच में एक कम्युनल हेट्रेड जो है वहां से स्टार्ट हुई थी, जिसका ब्रिटिश को जो है बहुत फायदा भी मिला था उनके डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के अंतर्गत। ये जैसा कि आप देख सकते हैं 19th सेंचुरी के अंदर का ये इंडिया का मैप है। जो भी येलो में जो रीजन है सब कुछ यहाँ पे ब्रिटिश ने जो है वो कैप्चर कर रखा था। 1805 से लेके 1910 के बीच का ये इंडियन मैप। इसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन हमें देखने को मिलती है 1835 के अंदर। लॉर्ड मैकॉलेज रिफॉर्म्स लेड टू वेस्टर्न एजुकेशन प्रोड्यूसिंग एन इंग्लिश स्पीकिंग एलीट। इसका जो है हमें इन्फ्लुएंस आज भी देखने को मिलता है कि जो लोग इंग्लिश बोलते हैं उनको जो है एक अलग नजरिए से जो है देखा जाता है कि मतलब ये एलीट लोग हैं ऐसा, और जो हिंदी भाषी हैं उनको जो है थोड़ा निचले नजर से वो देखा जाता है। ये सब कुछ लॉर्ड मैकॉले के रिफॉर्म से ही जो है वो इसकी उत्पत्ति होती है। इसके बाद अगर हम बात करें द इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में, तो सबसे पहले हमें डी इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिलता है। इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज डिक्लाइंड ड्यू टू कंपटीशन विद ब्रिटिश मशीन मेड गुड्स। इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स का जो है हमें यहाँ से डिक्लाइन देखने को मिलता है, क्योंकि ब्रिटिश में जो है उस समय पर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो हो चुका था, और ब्रिटिश मेड गुड्स जो हैं वो मशीन मेड थे, इसीलिए जो है वो चीपर भी थे, क्योंकि उन पे जो है टैक्स भी नहीं लगता था, क्योंकि ब्रिटिश का जो भी सामान इंडिया में इंपोर्ट होता था उस पर टैक्स नहीं था, बट इंडिया का जो भी सामान बाहर जाता था उस पर जो है वो टैक्स वसूली किया करते थे। इसके बाद हमें ड्रेन ऑफ वेल्थ देखने को मिलता है, काफी पॉपुलर थ्योरी है, दादा भाई नेरोजी ने जो है ये थ्योरी सामने रखी थी। रिसोर्सेज एंड प्रॉफिट्स वर ट्रांसफर्ड टू ब्रिटेन as explained by दादा भाई नेरोजी in his ड्रेन थ्योरी। ड्रेन थ्योरी के बारे में भी कुछ देर के अंदर हम थोड़ा डिटेल के अंदर जो है वो बात करेंगे। इसके बाद लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793 दैट इज द जमींदारी सिस्टम। जमींदार्स बिकेम टैक्स कलेक्टर्स ऑफन एक्सप्लॉइटिंग द पीजेंट्स। इसके बाद रायटवारी सिस्टम हमें देखने को मिलता है मद्रास और बॉम्बे के अंदर। डायरेक्ट टैक्सेशन फ्रॉम पीजेंट्स, मतलब पीजेंट्स जो है वो डायरेक्टली टैक्स जो है वो ब्रिटिश को दिया करते थे अंडर द रायटवारी सिस्टम। ये हमें मद्रास और बॉम्बे के रीजन्स में जो है वो देखने को मिलता था। इसके बाद महलवारी सिस्टम नॉर्थ इंडिया के अंदर जो है ये प्रेवलेंट था। विलेज कम्युनिटीज पेड टैक्सेस कलेक्टिवली। जो भी पंचायत हो गई, जैसे गांव की पंचायत हो गई, वो सारे विलेजेस से जो है वो टैक्स इकट्ठा करके जो है कलेक्टिवली ब्रिटिश को जो है वो सबमिट करती थी अंडर द महलवारी सिस्टम। इसके बाद हमें कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर देखने को मिलता है। फार्मर्स वर फोर्स्ड टू ग्रो कैश क्रॉप्स इंक्लूडिंग इंडिगो, कॉटन एंड ओपियम फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्रीज लीडिंग टू फूड शॉर्टेजेस। कैश क्रॉप्स जो है मतलब कि जिससे ब्रिटिश को फायदा होता था, जैसे इंडिगो, कॉटन एंड ओपियम, उनको इतना ज्यादा ग्रो किया जाता था कि जो भी फूड क्रॉप्स हो गई, जैसे कि राइस हो गई, बार्ले हो गई, वीट हो गई, इन सब का ग्रो करने के लिए जो है वहां पर प्रावधान बचा ही नहीं था। इसीलिए वहां पर हमें बहुत ज्यादा फेमिन्स भी देखने को मिलती है, खासकर बंगाल रीजन के अंदर। अगर आप कैश क्रॉप्स ही उगाते रहेंगे और नॉर्मल फूड क्रॉप्स नहीं उगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि खाने की कमी तो होगी ही। तो वही यहां पर हमें देखने को मिला था इन द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारी, द रेलवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। बहुत से लोगों का यह मानना है कि अरे ब्रिटिश ने जो है इंडिया को रेलवेज दी हैं, वो इतने बुरे लोग भी नहीं थे एटसेट्रा। ऐसे बहुत लोगों की मैंने बातें भी सुनी है। उन लोगों को ये नहीं पता है कि ब्रिटिश ने जो है रेलवेज जो इंडिया में इंट्रोड्यूस करी वो इंडिया के फायदे के लिए नहीं थी, बल्कि अपना जो वो खुद एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे वो और तेजी से कैसे कर सकें उसके लिए वो एक रेलवेज का सिस्टम लेके आए। क्योंकि रेलवेज तेज थी नॉर्मल उस समय पर, क्योंकि गाड़ियां वाड़ियां तो होती नहीं थी, तो नॉर्मली रेलवेज के इंट्रोडक्शन के बाद जो है हमें और तेजी देखने को मिली थी एक्सप्लॉयटेशन के अंदर। बिल्ट टू फैसिलिटेट ब्रिटिश ट्रेड rather than इंडियन इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, जैसे कि मैंने जस्ट अभी बात की इस बारे में। इसके अलावा एक रीजन और था कि जैसे ही मान लीजिए कोई वर्ल्ड अफेयर अराइज हुआ
तो ब्रिटिश लोग जो हैं जल्दी जल्दी ट्रेन पकड़कर पोर्ट्स की तरफ जाएं और यूरोप जो है वहां पर वापस जाएं और उस वर्ल्ड अफेयर को जो है वो सॉल्व करें। ऐसा हमने देखने को मिला था इससे पहले जब नेपोलियन बोनापार्ट का जब राइज हुआ था ड्यूरिंग द 1790s एंड 1800s। उस समय पर जो है ब्रिटिश ट्रूप्स जो है वो यहाँ से जा नहीं पाए थे, क्योंकि रेलवेज का जो इंट्रोडक्शन था वो 1853 के अंदर ही हुआ था। तो ज्यादा मात्रा में जो है उस समय पर जब नेपोलियन का राइज हमें देखने को मिलता है, तो इंडिया से जो ट्रूप्स हैं वो जा नहीं पाई थी। तो ये भी एक रीजन था कि वर्ल्ड अफेयर्स को जो है वो सप्रेस करने के लिए जल्द से जल्द कैसे पहुंचा जाए यूरोप, उसके लिए भी इन्होंने रेलवेज की जो है वो डेवलपमेंट करी थी इंडिया के अंदर। और वैसे भी अगर कोई देश कॉलोनी है किसी और देश का, तो वो देश जो है यहाँ पर सिर्फ एक्सप्लॉइट करने के लिए आया है, तो आपकी डेवलपमेंट का वो इतना क्यों सोचेगा? सबसे पहली बात ये आती है। इसीलिए रेलवेज और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलपमेंट किया था वो सिर्फ अपने फायदे के लिए। इसके बाद बात करते हैं मोनेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी के बारे में। ट्रेडिशनल बार्टर सिस्टम्स डिक्लाइंड, इंक्रीजिंग डिपेंडेंसी ऑन ब्रिटिश करेंसी एंड बैंकिंग। इसके बाद एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हमें देखने को मिलती हैं। माइंस, फॉरेस्ट्स एंड रॉ मटेरियल्स वर हेविली एक्सप्लॉयटेड फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेड भी हमें देखने को मिलता है। ब्रिटिश इम्पोज्ड टैरिफ्स ऑन इंडियन गुड्स while enjoying duty free exports to India, जिसके बारे में जस्ट मैं अभी बात कर चुका हूं कि ब्रिटिश मशीन मेड गुड्स पर जो है वो ड्यूटी फ्री थे, वो चीजें, और इंडियन गुड्स पे जो है हाई टैरिफ्स हमें देखने को मिलते थे। इसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न बैंकिंग हमें देखने को मिलती है। ब्रिटिश बैंक्स कंट्रोल्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, साइडलाइनिंग इंडिजीनियस मनी लेंडर्स। तो ये जो है एक बेसिक आइडिया था अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। चलिए बात करते हैं कौन कौन से एक्ट्स एंड रेगुलेशंस हमें देखने को मिले थे इन सारी पॉलिसीज के अंदर। तो सबसे पहले हमें देखने को मिला था द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इट वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी, दैट वाज आल्सो नोन एज द EIC. It created the Governor General of Bengal and Warren Hastings was the first Governor General. इससे पहले जो है रॉबर्ट क्लाइव जो है वो जिम्मा संभाल रहे थे बंगाल का आफ्टर द बैटल्स ऑफ प्लासी एंड बक्सर। वहां पे जीत के बाद बंगाल का रीजन जो, जैसे कि आपको पहले भी बता चुका हूं कि वहां पे जीत के बाद बंगाल का जो पूरा रीजन है वो ब्रिटिश के अंदर जो है वो आ चुका था, और रॉबर्ट क्लाइव इससे पहले वहां का जिम्मा संभाल रहे थे। बट इस रेगुलेटिंग एक्ट के आने के बाद वहां पर गवर्नर जनरल की जो है नियुक्ति की जाती है, और वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो पहले गवर्नर जनरल बने बंगाल के रीजन के। दिस एक्ट ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड अ सुप्रीम कोर्ट इन कैलकाटा इन 1774, रिक्वायर्ड द कंपनी टू रिपोर्ट फाइनेंशियल मैटर्स टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इस एक्ट के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वो फाइनेंशियल मैटर्स जो भी थे उसको रिपोर्ट करना था ब्रिटिश पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को। एम्ड एट रिड्यूसिंग करप्शन विद इन द EIC, दैट इज द ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद हमें द पिट्स एक्ट ऑफ 1784 देखने को मिलता है। द पिट्स एक्ट ऑफ 1784 introduced dual control, that is the political affairs were managed by the British parliamentary government and the commercial activities like trade etc were managed by the East India Company. यहां से जो है पॉलिटिकल कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चला गया, और कमर्शियल एक्टिविटीज जो है हमें ईस्ट इंडिया कंपनी की देखने को मिलती हैं। इससे पहले दोनों चीजें जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही संभाल रही थी। क्रिएटेड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू ओवरसी द कंपनीज अफेयर्स। It strengthened British government control over the East India Company. इसके बाद बात करते हैं जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, that is the subsidiary alliance which was introduced in 1798, and Hyderabad was the first state to be annexed under the subsidiary alliance, introduced by Lord Wellesley. It was a diplomatic policy forcing Indian princely states to accept British protection, मेंटेन ब्रिटिश ट्रूप्स इन देयर टेरिटरी एट देयर ओन एक्सपेंस, मतलब अपने ही खर्चे पर जो है उन्हें ब्रिटिश ट्रूप्स को जो है वो पालना पड़ेगा। एंड नॉट फॉर्म एनी अलायंसेज विद एनी अदर पावर्स,
तो एक सेमी इंडिपेंडेंट रूल हमें देखने को मिलता है कि राजा भले ही इनका है बट रूल जो है वो ब्रिटिश का ही हमें देखने को मिलता है. In return, the British promised not to interfere in internal affairs, but they often did. Led to British control over major states like Hyderabad in 1798, Mysore after 1799 after the fall of Tipu Sultan and the Anglo-Mysore Wars, Awadh in 1801 and Nagpur in 1818. ये जो है कुछ स्टेट्स थे जो सब्सिडरी अलायंस के अंदर जो है ब्रिटिश ने जो है वो कैप्चर कर लिए थे. इसके बाद बात करते हैं काफी इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट्स के बारे में. फर्स्ट चार्टर एक्ट हमें 1793 के अंदर देखने को मिलता है. टोटल 4 चार्टर एक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं. रिन्यूड द ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली ऑन ट्रेड फॉर अनदर 20 ईयर्स. अगले 20 सालों तक भी जो है ट्रेड पर खुला राज था ईस्ट इंडिया कंपनी का ही. Increase the salaries of British officials in India, including the Governor General and other high-ranking officials. इसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1813 हमें देखने को मिलता है. Allowed Christian missionaries to operate in India. क्रिश्चियन मिशनरीज का काम था धर्म परिवर्तन यानी कि रिलीजियस कन्वर्जन्स का, और उन्हें जो है यहाँ पर इंडिया में ऑपरेट करने की जो है परमिशन मिल गई थी अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1813. It also provided rupees 1 lakh annually for Indian education at that time. उसके बाद हमें देखने को मिलता है द चार्टर एक्ट ऑफ 1833. इसके अंतर्गत जो है जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो ऑटोमेटिकली द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए थे. Made the governor general of Bengal the governor general of whole India and Lord William Bentinck was the first one. Abolished EIC's trading rights completely. ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेडिंग राइट्स थी वो पूरी तरह से एबॉलिश हो गई थी अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833. उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1853 हमें देखने को मिलता है. सेपरेटेड एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल. इसका मतलब कि लेजिस्लेटिव यानी कि द लॉ मेकिंग फंक्शंस एंड एग्जीक्यूटिव यानी द एडमिनिस्ट्रेशन, जो इससे पहले दोनों बॉडीज एक ही गवर्नर जनरल के काउंसिल में थी, उनको जो है सेपरेट कर दिया गया कि लॉ मेकिंग के लिए एक अलग बॉडी होगी और एग्जीक्यूटिव यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक अलग बॉडी हमें देखने को मिलती थी अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1853. इसके बाद बात करते हैं द डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स के बारे में, जो 1848 में लॉर्ड डेलहाउसी ने जो है वो इंट्रोड्यूस किया था और जो कि एक बहुत बड़ा कारण बना था 1857 के रिवोल्ट का भी. अ पॉलिसी स्टेटिंग दैट एनी प्रिंसली स्टेट विदाउट अ डायरेक्ट हेयर वुड बी एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश. मतलब अगर आपका बायोलॉजिकल बच्चा नहीं है थ्रोन पे बैठने के लिए तो वो स्टेट जो है वो डायरेक्टली एनेक्स कर लिया जाएगा ब्रिटिश के द्वारा, और उन्होंने किए भी. मेजर एनेक्सेशंस की अगर बात करें, सबसे पहले हमें सतारा का जो है वो एनेक्सेशन देखने को मिलता है 1848 के अंदर. उसके बाद जैतपुर एंड संबलपुर इन 1849, उदयपुर इन 1852, झांसी इन 1853 एंड एट लास्ट नागपुर इन 1854. One of the key reasons for the revolt of 1857 was specially due to the annexation of झांसी. झांसी की एनेक्सेशन के बाद जो है रानी लक्ष्मीबाई का जो है हमें राइज देखने को मिलता है. उनके बारे में हम डिटेल के अंदर चर्चा करेंगे ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. जो भी हमारे इंडिपेंडेंस के जो हीरोज रहे हैं पहले बैटल के, दैट वाज द 1857 रिवोल्ट, उनके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे अगली क्लासेस के अंदर. फिलहाल आगे बढ़ते हैं. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 हमें देखने को मिलता है, विच अबॉलिश्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857. पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश करके डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन रूल जो है वो लगा दिया गया था इंडिया के ऊपर. इंडिया केम अंडर डायरेक्ट ब्रिटिश रूल, दैट वाज आल्सो नोन एज द क्राउन रूल. क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ वायसरॉय ऑफ इंडिया and Lord Canning was the first viceroy. Established the Indian Civil Service, that is also known as the ICS, to administer India. ICS के अंदर जो है हमें इंडियन लोगों की भी जो है वो भर्ती देखने को मिलती थी, हालांकि काफी डिफिकल्ट था उस समय पर ICS को जो है
वो क्रैक करना इंडियंस के लिए, क्योंकि काफी ज्यादा जो है हमें डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिलता था, बिकॉज इंडिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश एट दैट टाइम। फिर हमें देखने को मिलता है द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861, 1892 एंड 1909। The Indian Councils Act of 1861 stated and allowed Indians in legislative, that is the law-making councils, for the first time, but only in an advisory role। मतलब इंडियंस जो है सिर्फ एडवाइस दे सकते थे लॉ मेकिंग काउंसिल्स के अंदर। इसके बाद 1892 के अंदर हमें देखने को मिलता है इट एक्सपैंडेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड अलाउड डिस्कशंस ऑन फाइनेंशियल मैटर्स। इससे पहले फाइनेंशियल मैटर्स का डिस्कशन था वो हमें गवर्नर जनरल के अंडर में देखने को मिलता था, बट यहां पर जो है लॉ मेकिंग काउंसिल्स भी जो है वो फाइनेंशियल मैटर्स पे जो है वो डिस्कशन कर सकते थे अंडर द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। It also allowed Indians to ask questions in the councils। यहां से जो है इंडियंस को प्रश्न पूछने का अधिकार, यानी कि क्वेश्चन पूछने का जो अधिकार है वो दे दिया गया था अंडर द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। इसके बाद 1909 के अंदर हमें मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, दैट वाज आल्सो नोन एज द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909, देखने को मिलता है। It introduced separate electorates for Muslims, encouraging communal divisions under the divide and rule policy of the British. It also increased the number of Indians in the legislative councils, that is the law-making councils. इसके बाद बात करते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट्स में से एक, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, also known as the Montagu-Chelmsford reforms. It introduced diarchy, that is a dual government in the provinces, for the reserved subjects, that is the police and finance, were controlled by the British, and the transferred subjects like education and health were handled by the Indian ministers। अलग अलग, जैसे डायरकी मतलब का मतलब ही होता है ड्यूल गवर्नमेंट, दो बॉडीज जो हैं वो ऑपरेट करेंगी। रिजर्व सब्जेक्ट्स जैसे कि पुलिस एंड फाइनेंस जो है वो ब्रिटिश जो है वो कंट्रोल करेंगी, एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ वर हैंडल्ड बाय द इंडियन मिनिस्टर्स। इंक्रीज द नंबर ऑफ इंडियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन बट विद लिमिटेड पावर। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हमें देखने को मिलता है। It abolished diarchy and introduced provincial autonomy। इसके बाद proposed a federal structure, but it was never implemented। It also provided separate electorates for all the minorities, further deepening communal divisions। अंत में जाते जाते भी ब्रिटिश ने एक दांव खेला डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के अंदर कि सारी माइनॉरिटीज को जो है अलग इलेक्टोरेट्स दे दिए गए ताकि कम्युनल हेट्रेड जो है वो बढ़ सके। इसके अलावा डायरकी को हटाकर यहां पर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यहां पे हमें देखने को मिलती है कि जो भी प्रोविंशियल स्टेट्स थे वहां पर इंडियन मिनिस्टर्स जो हैं वो अपने लॉज जो हैं वो बना सकते थे। इसके बाद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1947 हमें देखने को मिलता है। इट वॉज ऑल्सो द एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द एक्ट एंडेड ब्रिटिश रूल इन इंडिया and declared that India would be an independent dominion from August 15th, 1947। इसी वजह से जो है 15 अगस्त का दिन हम इंडिपेंडेंस डे के रूप में जो है वो मनाते हैं। The British Crown no longer had any sovereignty over India, and it could not make any new laws in the Indian subcontinent under the Government of India Act of 1947। इसके बाद इस एक्ट के अंदर हमें पार्टीशन भी देखने को मिलता है इंडिया का। The act divided British India into two independent dominions which were known as India and Pakistan। Initially it was West and East Pakistan, but 1971 के अंदर it is now known as Bangladesh। Each dominion was given the right to frame its own constitution। दोनों dominions के पास ये right था कि वो अपना अपना constitution जो है वो बना सकें। इसके बाद गवर्नर जनरल फॉर ईच डोमिनियन हमें शुरुआती स्टेजेस के अंदर देखने को मिलते हैं। बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान वुड हैव सेपरेट गवर्नर जनरल्स अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश किंग एट दैट टाइम हु वाज जॉर्ज द सिक्स्थ, अंटिल देयर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज फ्रेम्ड देयर कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि जब तक उनका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता तब तक गवर्नर जनरल्स जो हैं दो अलग अलग, इंडिया के लिए अलग एंड पाकिस्तान के लिए अलग, वो जो है यहां पर
रूल कर सकते हैं। मतलब अपॉइंट किया था ब्रिटिश ने कि तब तक के लिए वो देख रेख करें इंडियन सब कॉन्टिनेंट के दोनों पार्ट्स की, यानी इंडिया एंड पाकिस्तान। लॉर्ड माउंटबेटन became the first governor general of independent India and Muhammad Ali Jinnah was the first governor general of Pakistan. इसके बाद प्रिंसली स्टेट्स कुड ज्वाइन ईदर इंडिया और पाकिस्तान, ये भी प्रोविजन था इस एक्ट का, बट यहां पर भी एक कैच था। प्रिंसली स्टेट्स वर गिवन द चॉइस टू ज्वाइन इंडिया, पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। इसी के तहत जो है निजाम ऑफ हैदराबाद ने कहा था कि हम जो है अलग रहेंगे, बट आगे जाकर 1948 में ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को जो है एनेक्स कर लिया गया और उसे इंडिपेंडेंट इंडिया में जो है वो मिला लिया गया। इसके बारे में जब हम बात करेंगे फ्रीडम स्ट्रगल की, तब थोड़ा डिटेल में जो है वो बात करेंगे कि ऑपरेशन पोलो क्या था। दिस लेड टू पॉलिटिकल टेंशंस स्पेशली इन कश्मीर, हैदराबाद एंड जूनागढ़। इन सब के बारे में फ्रीडम स्ट्रगल एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस की जब क्लासेस होंगी तब हम थोड़ा डिटेल में जो है वो बात करेंगे। इसके बाद बात करते हैं द लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स अंडर द ब्रिटिश रूल के बारे में। परमानेंट सेटलमेंट दैट इज द जमींदारी सिस्टम ऑफ 1793 हमें देखने को मिलता है अंडर लॉर्ड कॉर्नवालिस, अप्लाइड इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। यही 3 रीजन्स थे जहां पर दीवानी राइट्स भी जो है ब्रिटिश को मिल गए थे आफ्टर द बैटल्स ऑफ प्लासी एंड बक्सर। Created zamindars who collected fixed revenues from peasants, led to a landlord exploitation and peasant poverty। जैसे कि मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि जो भी जमींदार थे वो जबरदस्ती काम करवाते थे पीजेंट से, जिस वजह से जो है इनका तो रेवेन्यू बढ़ा बट यहां पर जो है हमें गरीबी देखने को मिलती थी। इसके बाद रायटवारी सिस्टम विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस मुनरो इन मद्रास एंड बॉम्बे ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। British collected revenue directly from farmers who were also known as ryots at that time. High and changing tax rates impoverished the farmers. यहां पर भी कुछ ज्यादा अच्छा हाल था नहीं जमींदारी सिस्टम से अगर कंपेयर करें तो। यहां पर भी क्योंकि टैक्स रेट्स जो है हर कुछ सालों में चेंज होते रहते थे, जिस वजह से जो है पीजेंट्स को जो है काफी दिक्कत होती थी। इसके बाद महलवारी सिस्टम हमें देखने को मिलता है विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय हॉल्ट मैकेंजी इन नॉर्थ इंडिया, पंजाब, यूपी एंड सेंट्रल इंडिया। विलेज कम्युनिटीज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द रेवेन्यूज एंड टैक्स रेट्स वर ऑल्सो पीरियडिकली रीअसेस्ड। तो ये जो है एक बेसिक आइडिया था तीनों लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स के बारे में। इसके बाद जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी बाय दादा भाई नेरोजी के बारे में। इन्होंने जो है कैसे ब्रिटिश ने जो है एक्सप्लॉइट किया था इंडिया को, उसका एक सिस्टमैटिक ढंग से जो है एनालिसिस किया था इन्होंने। दैट रिसोर्सेज एंड प्रॉफिट्स वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन विदाउट एनी री इन्वेस्टमेंट। ब्रिटिश ने जो है बदले में कुछ दिया नहीं, बट सारा का सारा जो यहां से रिसोर्सेज हैं वो एक्सप्लॉइट करके जो है वो ले गए ब्रिटेन की तरफ। It included high land taxes and British officials' salaries were paid from Indian revenue only. Also, profit extraction from Indian industries का भी जो है इस किताब के अंदर जिक्र किया गया है। That is the poverty and un-British rule in India by Dada Bhai Nehroji. He was also known as the Grand Old Man of India, and he was the first to systematically explain how British rule economically drained India. He introduced the drain of wealth theory in his book Poverty and Un-British Rule in India in 1901. इस किताब के अंदर जो है आपको और डिटेल में पता चलेगा कि कैसे जो है ब्रिटिश ने इंडियंस को एक्सप्लॉइट किया था। तो आई वुड रिकमेंड कि ये किताब मतलब कम से कम ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो है आप एक बार जरूर पढ़ लें। इसके बाद ब्रिटिश इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड पॉलिसीज की अगर बात करें तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसका भी जिक्र मैं कर चुका हूं पहले। डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स ड्यू टू चीप ब्रिटिश मशीन मेड गुड्स एंड ब्रिटिश गुड्स पे जो है कोई हमें टैक्सेशन देखने को नहीं मिलता है, ड्यूटी फ्री वो आते थे, बट इंडियन गुड्स पे हमें हाई टैरिफ्स देखने को मिलते थे। वन वे फ्री ट्रेड भी हमें देखने को मिलता है, जैसे कि जस्ट अभी बात करी मैंने। इंडियन गुड्स फेस्ड हाई टैरिफ्स इन ब्रिटेन एंड ब्रिटिश गुड्स एंटर्ड इंडिया ड्यूटी फ्री। इसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन 1853, बिल्ट फॉर ब्रिटिश ट्रेड एंड नॉट इंडियन डेवलपमेंट, जिसके बारे में शुरुआत के अंदर मैंने बात की थी। इसके बाद फेमीन्स एंड स्टारवेशन हमें देखने को मिलते हैं बहुत ज्यादा उस समय पर। 3 बार जो है वहां इंडिया के अंदर जो है फेमीन्स का हमें सामना करना पड़ा था।
British policies prioritized cash crops, including indigo, cotton, and opium, over food crops, leading to frequent famines. अगर खाने की फसलें हम नहीं उगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि फूड शॉर्टेज तो होगी ही. The worst was the Bengal famine of 1943, just before 4 years of the Indian independence, which killed 3 million people. The British acts, systems, and policies were designed to maximize British control and economic exploitation. These policies crippled Indian agriculture, industries, and governance, leading to economic ruin, widespread poverty, and political unrest, ultimately fueling the freedom movement of India. तो ये जो है एक बेसिक आइडिया था, सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, एक्सप्लॉयटेशन एटसेट्रा जो भी ब्रिटिश ने किया अपने रूल के दौरान. तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चंस की तरफ. इतना बेसिक आइडिया जो है काफी रहना चाहिए. हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का, व्हेन वाज द सेंसस वर्क फर्स्ट डन फॉर व्हेन वाज द सेंसस वर्क डन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? ऑप्शंस ए 1861, बी 1850, सी 1872 या फिर डी 1881. ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस 2023 में जो है ये पूछा जा चुका है. इसका सही आंसर जो है वैसे दैट इज सी 1872. 1872 में जो है पहली बार जो है सेंसस का जो है वो काम किया गया था, बट जो पूरा काम था सेंसस का दैट वाज इन 1881. बट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पहली बार फर्स्ट टाइम इन इंडिया कब किया गया था, तो दैट उसका जो सही आंसर है दैट इज 1872. अगला क्वेश्चन देखते हैं. By which one of the following acts was the Governor General of Bengal designated as the Governor General of India? Options A. The Regulating Act, B. The Pitt's India Act, C. The Charter Act of 1793 या फिर D. The Charter Act of 1833. अब तक तो आपने आंसर भी गेस कर लिया होगा क्योंकि मैं इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुका था. तो D is the right answer for this because the Charter Act of 1833 stated that the Governor General of Bengal will automatically rule as the Governor General of India. तो D जो है इसका सही आंसर है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. When was Bihar first separated from the Bengal Presidency under British ruled India? Options A 1912, B 1936, C 1947 या फिर D 1941. तो बिहार का जो रीजन है वो बंगाल प्रेसिडेंसी से पहली बार मार्च 1912 में जो है वो उसे अलग किया गया था. तो ए जो है इसका सही आंसर है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following Governor General was responsible for passing the famous Regulation 17 of 1829, which declared sati illegal and punishable by courts? Options A. John Adam, B. Armrest, C. William Bentinck या फिर D. Auckland Clay. इसका सही आंसर जो है दैट इज C. William Bentinck. इन्होंने जो है रेगुलेशन 17 ये लेकर आए 1829 के अंदर, और इन्होंने सती प्रथा यानी कि जब किसी लड़की का जो हस्बैंड है वो अगर गुजर जाता है तो उस लड़की को भी जो है साथ में मरना पड़ता था उस समय पर सती प्रथा के अकॉर्डिंग, उसको जो है इलीगल एंड एक पनिशेबल ऑफेंस जो है वो घोषित किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 के अंदर. अगला क्वेश्चन देखते हैं. Which was the first state to be merged under Dalhousie's doctrine of lapse? Options A. जयपुर, B. संबलपुर, C. झांसी या फिर D. सतारा. इसके बारे में बात कर चुका हूं कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आते ही 1848 के अंदर सतारा को जो है वो एनेक्स कर लिया गया था बाय द ब्रिटिश. तो D जो है इसका सही आंसर है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. The title of Viceroy was added to the center office of the Governor General of India for the first time in options A 1848, B 1858, C 1862 या फिर D 1856. तो यहां पर वायसरॉय का जो टाइटल है हमें देखने को मिलता है 1857 में जब द फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, उसके बाद उसको क्रश करने के बाद 1858 के अंदर
ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश करके डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन रूल जब इंडिया के ऊपर लगा था, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के तहत वायसरॉयज को जो है वो इंडिया में भर्ती किया था। तो बी 1858 को जो है हम सही आंसर के रूप में टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिटवीन विच प्लेसेस इन इंडिया द रेलवे लाइन वॉज स्टार्टेड इन 1853? ऑप्शंस: ए दिल्ली टू आगरा, बी कोलकाता टू बर्धमान, सी पुणे टू बॉम्बे, या फिर डी बॉम्बे टू थाने। इसका सही आंसर जो है दैट इज डी बॉम्बे टू थाने। 34 किलोमीटर की ये रेलवे लाइन थी, पहली बार 1853 के अंदर स्टार्ट की गई थी बिटवीन बॉम्बे टू थाने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Where did the British start the Rayatwari systems? Options: A Mangalore, B Bengal, C Madras, या फिर D राजपुताना स्टेट्स। का सही आंसर जो है दैट इज सी मद्रास। मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर पहली बार रायटवारी सिस्टम हमें देखने को मिलता है, जहां पर डायरेक्टली पीजेंट से जो है वो टैक्स वसूली किया करते थे ब्रिटिश लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following events coincide with Lord Hastings' rights as Governor General of modern day Nepal in 1815 to 16? Options: A. The First Anglo-Maratha War, B. The Siege of Austerlitz, C. The Second Carnatic War, या फिर D. The Fall of Napoleon after the Battle of Waterloo। तो यहाँ पर डायरेक्टली ये पूछना चाहते हैं कि 1815 और 16 में इनमें से कौन से इवेंट हुए थे। ये जो इतनी लाइनें लिखी हुई हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, डायरेक्टली आप इस तरह से सोचिए कि 1815 और 16 के दौरान हमें इनमें से कौन से इवेंट्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 1772 के अंदर हमें देखने को मिलता है। उसके बाद सीज ऑफ ऑस्ट्रेलिट्स, सेकेंड कर्नाटिक वॉर, ये भी नहीं है। द आंसर इज डी फॉल ऑफ नेपोलियन आफ्टर द बैटल ऑफ वाटरलू। 1816 के अंदर हमें ये बैटल देखने को मिलता है जहां पर नेपोलियन की फोर्सेस को क्रश कर दिया था, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया एक्सेट्रा सबकी एक कलेक्टिव आर्मी ने। इसके बाद इन्हें जो है वो सेंट हेलेना के एक आइलैंड पे भेज दिया गया। 1821 में जो है नेपोलियन की वहां पे मृत्यु हो जाती है। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में जो है जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे तो काफी जो है एक डिटेल में जो है वो बात करेंगे, क्योंकि काफी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर नेपोलियन बोनापार्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। During the tenure of which viceroy was the agriculture department established in India? Options: A. Lord Mayo, B. Lord Munro, C. Lord Macaulay, या फिर D. Lord Wellesley। इसका सही आंसर जो है that is A. Lord Mayo। लॉर्ड मेयो जब वाइसरॉय थे इंडिया के तब हमें एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट की जो है वो स्थापना देखने को मिलती है इंडिया के अंदर। तो आज के हमारे 10 क्वेश्चन जो हैं वो समाप्त हुए। आज हमने बात करी कि कौन कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज हमें देखने को मिली थी ब्रिटिश द्वारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट को जो है वो रूल करने के लिए। इसके बाद अगली क्लास के अंदर हम चर्चा करेंगे अबाउट द पीजेंट एंड ट्राइबल रिवोल्ट्स अगेंस्ट द ब्रिटिश, और उसके बाद हम बढ़ेंगे सीधे 1857 के रिवोल्ट, दैट इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की तरफ। तो इनके बारे में जो है अगली क्लास के अंदर हम डिटेल में जो है वो चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।